नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से 10 घंटे का ट्रेन का सफर पूरा करके यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। पीएम मोदी का स्वागत भी कीव में शानदार तरीके से किया गया। इसके बाद वो घड़ी आई जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई थी। पीएम मोदी से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले दोनों नेता गले लगे, इसके बाद एक बड़े भाई की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, पारिवारिक सदस्य की तरह समझाइश दी और इसके बाद उनको नमन किया जिन्होंने इस जंगी त्रासदी में अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपने जीवन खोए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कीव में 7 घंटे के तकरीबन रहेंगे। ऐसे में द्विपक्षीय समझौतों पर, स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बात तो की ही जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ फोकस है वो जंग जिसमें दुनिया युद्ध विराम की तस्वीर देखती है, खासकर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट पीएम मोदी पहले से तैयार कर चुके थे। पहले 9 जून को पीएम मोदी ने शपथ ली। इसके बाद वो अपने दोस्त के बुलावे पर रूस गए, पुतिन से मुलाकात की। रूस का सर्वोच्च सम्मान पुतिन ने पीएम मोदी को दिया। वहां पीएम ने कहा कि जंग का समाधान जंग के मैदान में नहीं होता है। इसके बाद पीएम मोदी ने कीव का रुख किया और फिर दोहराया कि हालात संवाद से बदलते हैं, समाधान संवाद से निकलता है। पीएम मोदी दुनिया में अमन चाहते हैं, लेकिन उनकी इस चाहत से चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब कीव पहुंचते हैं तो चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीखना चिल्लाना शुरू करता है। पीएम मोदी की भारत की शांति नीति को बेकार और असफल करार देता है, जिसकी सिर्फ एक वजह है, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता, दुनिया में मोदी का बढ़ता कद, दुनिया में भारत की बढ़ती गरिमा। चीन से सीधा सवाल होना चाहिए, क्या शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं? क्या दुनिया का कोई भी लीडर यह काम कर सकता है जो काम प्रधानमंत्री ने किया है? प्रधानमंत्री पुतिन से भी मुलाकात करते हैं, पुतिन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ज़ेलेंस्की के साथ भी खड़े होते हैं। यह हमारी निरपेक्ष विदेश नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति। और ऐसे में जरूरी सवाल भी उठते हैं, क्या दमदार मुलाकात रूस यूक्रेन में बदलेंगे जंग के हालात? मोदी के यूक्रेन दौरे से आखिर चीन क्यों छटपटा रहा है? और क्या कीव में मोदी ज़ेलेंस्की मुलाकात युद्ध विराम कराएगी? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंच गए। पोलैंड से कीव पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी को 10 घंटे का वक्त लगा, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दिल तक पहुंचने में 10 सेकंड से भी कम का वक्त। पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, फिर गले मिले और फिर कुछ बातें। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। संदेश साफ था कि रास्ता अहिंसा का ही ठीक है। उन्नीस में यूक्रेन की आजादी के बाद से यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की पहली यात्रा कर रहा है, जबकि साल 1994 से भारत और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध रहे हैं। एशिया में पहली बार 1993 में यूक्रेन ने भारत में अपना पहला दूतावास खोला था। पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूक्रेन का दौरा नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन्हें कीव आने के लिए निमंत्रण दिया था। एयर स्पेस बंद होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी कीव तक ट्रेन से गए। मोदी का यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे का ही दौरा है। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को
रूस के हमले के बाद अब तक नाटो देशों के अलावा कोई भी अन्य देश का नेता यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया। मोदी की विदेश नीति एकदम साफ है कि वो यूक्रेन के साथ साथ अपने दोस्त रूस को भी साधना जानते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के लिए अहम है जंग में युद्ध विराम और अमन शांति, जिसके लिए पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, हर स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सुशील सिंघल जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सौरभ मालवीय इनफैक्ट जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का डिबेट में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं सवाल के सिन्हा जी आपसे लेना चाहूंगा। आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर में कोई ऐसा लीडर दिखता नहीं है जो इक्वली दोनों देशों, इन दोनों देशों के बीच जंग जारी है, इक्वली दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पैरेलली खड़ा होकर मुलाकात करके समाधान के बारे में बात करता हो। आप यूएस प्रेसिडेंट को ले लीजिए, वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप पड़ोसी मुल्क चीन को ले लीजिए, शी जिनपिंग को, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। के सिन्हा सर। विवेक जी जय हिंद। हाँ, आपने बहुत सही और सटीक बात की, बहुत सही और सटीक बात की कि विश्व के अंदर में आप किसी को आप बहुत गूढ़ता से जाएं, बहुत डीपली जाएं, तो आप नहीं देखेंगे कोई ऐसा लीडर है कि दोनों जेलेंस्की को और पुतिन साहब को, जो वॉरिंग स्टेट्स हैं, उनको गले लगाए उनकी धरती में जाकर के। और आप देखिए 9 जुलाई में गए थे अभी प्रधानमंत्री रशिया में, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह गले लगाया था, उनको भी समझाने की चेष्टा की थी। वहां पर उनका एक संदेश था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और जब वहां आज आप देखते हैं जो ऐतिहासिक है, 2 कारणों से, क्योंकि देखिए बैटल फ्रंट में वहां पर कीव पर हमले हो रहे हैं, इसको हम वॉर जोन कहते हैं। उस वॉर जोन में इस दौरान खास करके आज 23 तारीख है, कल वहां पर इंडिपेंडेंस डे है, और जब क्रुस्क में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया 6 अगस्त के बाद, तो वहां पर किसी का भी लीडर, वर्ल्ड लीडर का जाना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी एक रिस्क है और बहुत बड़ा एक स्टेटमेंटशिप है। तो आपने बताया एब्सोल्युटली सही है। भारत इसके पहले भी देखिए, हमने जो जेलेंस्की साहब के एक पीस प्लान था स्विट्जरलैंड में, वहां हमारी डेलीगेशन की थी, मगर हमने साइन नहीं किया उसको। तो ये जो भारत का है, हमारे एक ऑटोनॉमी, हम जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नाम देते हैं आजकल, कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से काम करेंगे और हम मैसेज दें, तो एक बहुत बड़ी चीज है। मगर ये हार्ड जो कहते हैं डिप्लोमेसी, हार्ड जो बार्गेनिंग है, हार्ड चीजें नहीं है। मगर आने वाले, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी आज थर्ड वर्ल्ड के लीडर की तरह वो एक रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बड़ी संख्या को। तो यदि आप वो देखें थर्ड वर्ल्ड के, तो सारे के सारे मोदी साहब जब वहां पहुंचते हैं तो उन लीडरों की एक नेतृत्व को लेकर वो जाते हैं। भारत का तो है ही है, अपना एक इंडिविजुअल भी है उनका अपना, तो एक बहुत बड़ी बात है। और हम जिसको देख रहे हैं, हाँ, जमीन के ऊपर में, क्योंकि जब आप देखिए 9 जुलाई को जब वो गए थे, और उस दौरान रशिया ने पहली बार कहा था कि वो तैयार हैं अब समझौते के लिए, मगर ये इन्होंने जो गलत कर दी है, ये कार्रवाई अभी जो अगस्त में 6 अगस्त को इन्होंने शुरू की है, जो ऑफेंसिव कुर्स्क का, तो क्या ये मैसेज देना चाहते थे? इनको पता है कि मोदी साहब आने वाले हैं, 17 दिन का समय निकल गया है और बैटल और भी ज्यादा भयंकर और परिस्थिति में। तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी चीज समझाई होगी उनको कि देखिए, आप अलाइन नहीं हो सकते, किसी के पिटलोग बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लेकर के आज यूक्रेन मोहरा बन गया है नाटो का, और फ्रंटलाइन स्टेट की तरह वो काम कर रहा है, तो वो चीज भी ये कैमरे में नहीं बात होती है, उनको समझाने की चेष्टा जरूर की होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है सर कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका के लीडर भी ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं। मैं यही सवाल पूर्व राजनयिक जुड़ गए हैं हमारे साथ, सिंघल साहब, उनके पास लेकर जा रहा हूं। सिंघल साहब, क्या किसी वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप देखें, कोई भी लीडर आपको ऐसा दिखता है जो दोनों देशों का दौरा करके, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करके जंग के समाधान की बात करता हो?
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स हैं, दुनिया के लीडर हैं, जो रशिया भी अभी गए थे जुलाई में, और अब जो है वो यूक्रेन भी विजिट कर रहे हैं। तो उस पर क्लियरली ये दिखाता है कि भारत जो है एक ऐसा देश है, हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको जो जो कि दोनों साइड उनको सुनना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, और जो जो उनकी अपनी अपनी समस्या है उनके सामने रखना चाहती हैं। तो इंडिया, मेरे ख्याल से आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि जो है इंडिया विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और इसमें जो है प्रधानमंत्री जी जो अभी जो विजिट कर रहे हैं, मेरे विचार से इसमें कुछ ना कुछ बातचीत जरूर होगी इनकी आपस में, जिसका जो है कोई मेरे अभी तो खैर हम नहीं कह सकते कि क्या समाधान होगा, लेकिन इंडिकेशन जो है वो ये है कि इसका जो है बहुत वो दिखाया जाएगा आगे। बिल्कुल। और ये बात पूरी दुनिया की नजर में है। ये बात जिसकी चर्चा यहां पर हो रही है, जिस बात पर हम डिबेट कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वेस्ट से लेकर एशिया के हर मुल्क में, चाइना में, हर कोई इस मुलाकात पर नजर रखे हुए। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए विवेक जी, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। आप देखिए नाटो, अमेरिका सब पार्टी बने हुए हैं यूक्रेन के फेवर में, और रसिया के खिलाफ चूँकि वो मेंबरशिप देना चाहते थे यूक्रेन को, और रसिया नहीं आने देना चाहता अपने बॉर्डर के सामने नाटो देश के लोगों को। तो इस वजह से ये एक बेसिक कारण था, और रसिया अपने आप में पार्टी है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रसिया के साथ भारत का एक लंबा संबंध रहा है, और यूक्रेन चूँकि यूएसएसआर का पार्ट है तो उसके साथ भी संबंध रहा है, और पुराना यूएसएसआर है। तो आज भारत की सिचुएशन है कि वो मीडिएशन कर सकता है, लेकिन क्या अभी हालांकि किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा करके भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें याद ध्यान है कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी गए थे रूस, तो रूस की तरफ से यूक्रेन में अस्पताल पर हमला कर दिया गया था, जो कहीं से भी इस मतलब अच्छा नहीं था। और इस बार भी वैसा ना हो कि यूक्रेन गए हैं तो यूक्रेन को छेड़खानी कर दे, इसका भी हमें देखना होगा। तो बात है कोई समझौते की पहल लेकर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी सिचुएशन में भारत है नहीं प्रेम कुमार जी, अगर दोनों देश इंटरेस्ट दिखाए जी तो मीडिएशन हो सकता है। अगर दोनों देश इंटरेस्ट दिखाए शांति के लिए तो भारत अच्छा मीडिएटर हो सकता है। नहीं प्रेम कुमार जी, कोई एक आध लीडर का नाम बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई वर्ल्ड लीडर बता दीजिए जो मॉस्को में भी खड़ा होता हो और जो जाकर कीव में भी खड़ा होता हो, और दोनों जगह जाकर ये कहता हो कि भाई जंग के मैदान में जंग का समाधान नहीं होगा, समाधान संवाद से होगा। कोई एक लीडर बता दीजिए आप। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना माना जाए? आप कह रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मैं मानता हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। नरेंद्र मोदी जी की जगह विवेक जी भी रहेंगे प्रधानमंत्री, तो उनका भी यही स्टैंड होगा। ये पूरे भारत के सिचुएशन है, पूरी दुनिया में। नाटो का सदस्य नहीं है इंडिया, और अमेरिका से भी बैलेंस करता है, चाइना से भी बैलेंस करता है, इंडिया रसिया से भी बैलेंस करता है। तो इस वजह से ये एक सिचुएशन है जिसमें भारत को ये स्थिति हासिल है, और भारत लंबे समय से तीसरी दुनिया का एक लीडरशिप भी रहा है, एक विश्वसनीयता रही है। तो उस विश्वसनीयता के आधार पर भी भारत हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। ये किसी के इंडिविजुअल उपलब्धि वाली बात नहीं है। जी, मैं संजय सोई जी आपके पास आऊं, लेकिन इससे पहले मैं एक इसी बात पर रिएक्शन प्रोफेसर सौरभ का लेना चाहूंगा, सौरभ मालवीय जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी क्या कहेंगे इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सोई सर, सौरभ जी। देखिए विवेक जी, यूरोपियन देशों में बहुत तेज गति से भारत ने अपने संबंध का विस्तार किया है, और खास करके मध्य यूरोप में इन पिछले एक दशक में, यानी कहें तो हम लगभग 8-10 वर्षों में, प्रधानमंत्री ने चिन्हित करके उन देशों में भारत के द्विपक्षीय संबंध विस्तार और सीधा व्यापार का रिश्ता स्थापित करने के लिए, और विश्व मंच पर सभी देशों में के बीच में अलग अलग तरह से मध्यस्थता करने का कार्य किया। वह इकलौते प्रधानमंत्री भारत के हैं।
यह कार्य कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कालखंडों में और अनेक उस दौर में ये स्थिति नहीं थी कि विश्वमंच सुने। आज मोदी ने यूरोपियन देशों के बीच में अपनी पैठ, संपर्क, सरोकार और संवाद, चाहे कोविड पीरियड हो, चाहे किसी भी देश को आपातकाल की स्थिति, संकट की स्थिति, आपदा की स्थिति में सहयोग की स्थिति आई हो, मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत कार्य हुआ है। और नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति प्रोफेसर साहब, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं इसमें नया क्या है भाई? भारत सब कुछ नया है इसमें क्या नया? सब कुछ नया है जी। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे और खास करके उन देशों को जिनके साथ भारत का सामरिक व्यापार से लेके सामाजिक व्यापार, यानी सभी प्रकार के वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता से लेके आर्थिक नीति से लेके व्यापारिक संबंध स्थापित करने होते हैं और दो देशों के मध्य खड़ा होकर मध्यस्थता करने की क्षमता होती है, तो देश खड़ा होकर बोलता है, देश उठ जाता है। ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ने ऐसी भूमिका अदा की है। ठीक है, इसमें प्रेम कुमार जी का रिएक्शन लेके संजय सोई सर के पास और काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह के हालात इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में हैं, उस बीच भारत की ये पहल, पीएम की ये पहल जो है वो, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। संजय सोई सर। नहीं, बिल्कुल विवेक जी, ऐसा है कि बात बिल्कुल सही है। इस समय में जो भारत की सिचुएशन है, जो आपने एक बात कही थी, बिल्कुल ठीक बात कही थी कि भारत के अलावा किस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हर देश किसी न किसी गुट से जुड़ा हुआ है। एक चाहे वो नेटो, ईयू या अमेरिका हो गया, दूसरे रशिया, चाइना, ईरान, ये सब देश हो गए। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने अपना एक नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बराबर की दूरी रखी है। अमेरिका से भी हम डिफेंस का सामान ले रहे हैं, रशिया से भी S-400 ले रहे हैं, रशिया के साथ भी हमारा डील था, उनसे तेल ले रहे हैं, जबकि दुनिया ने सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन हम उनसे ऑयल ले रहे थे, सस्ता तेल ले रहे थे, क्योंकि हमने एक अपनी पहचान बनाई हुई थी। दूसरी बात, जो भारत की जो एक इमेज बन गई है कुछ समय से, चाहे वो वैक्सीन के समय में, कोविड के समय में हमने जो दुनिया जब बेच रही थी तब हमने गरीब देशों को फ्री वैक्सीन दी। उसके बाद चाहे टर्की जैसा देश था जिसको हमने प्राकृतिक आपदा के समय में मदद दी, तो ये एक इमेज बन गई जिसपे लोग भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो भरोसे वाली बात है, आज चाहे रशिया भरोसा करे या यूक्रेन भरोसा करे, दोनों को एक इक्वल भरोसा है भारत पे कि अगर कोई न्यूट्रल बात कर सकता है, बिल्कुल दोनों चीजों अलग हट के बात कर सकता है, तो वो भारत है जो निष्पक्ष रहेगा। सोई सर, ये भरोसा क्या प्रधानमंत्री के आने के बाद पैदा हुआ या इससे पहले से ये बनता चला आ रहा है, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो भरोसा बनता है, ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी, ये देश की पॉलिसी जो बनती है वो सरकार बनाती है। आज हमारी जो पॉलिसी बनी है वो जोड़ने की पॉलिसी बनी है, दोस्ती की पॉलिसी बनी है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन आज पूरी दुनिया में हमने कायम किए, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो या सेंट्रल यूरोप हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, अफ्रीका में ग्लोबल साउथ को हमने G20 में शामिल किया, हमने उनको पूरे गरीब देशों का नेतागिरी के उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा। ये सब देखते हुए एक अलग सोच है जो कि जुड़ने की सोच है, ना कि दूरी रखने वाली सोच है। ये जुड़ने वाली सोच है। यहीं पर जो जब हम जा रहे हैं वहां पर, तो यही कारण है कि ये जो बैलेंसिंग वाला एक्ट है कि पहले रशिया गए, फिर यूक्रेन गए, और दोनों देशों में कहीं ना कहीं अगर आज कहीं दोनों शांति चाहें तो एक भारत एक अच्छी मध्यस्थता का रोल अदा कर सकता है, और भारत के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि दोनों में भरोसा कहेंगे कि एक ही बात करेगा, निष्पक्ष बात होगी। अमेरिका करेगा तो प्रो यूक्रेन करेगा, चाइना आएगा या ईरान आएगा तो प्रो रशिया करेगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए, अब जैसे देखिए उधर से कुर्स्क में लड़ाई हुई, लड़ाई भयंकर है, इस समय में माहौल मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन अभी एक बार्गेनिंग टेबल पर इक्वल स्टेटस पर आता जा रहा है, क्योंकि खाली रशिया का कब्जा था। तो ये शायद एक तरह से शांति की तरफ भी बात हो सकती है कि यूक्रेन भी शांति के लिए राजी हो सकता है, क्योंकि उसको भी लगेगा कि हम इज्जत के साथ शांति की बात कर रहे हैं। विवेक, प्रेम कुमार जी से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। प्रेम कुमार जी, आपका कुछ रिमार्क था? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का रसूख बढ़े, हिंदुस्तान का दखल बढ़े, इसकी भूमिका बढ़े, इससे हर हिंदुस्तानी खुश होता है। पर हम जब ये कहते हैं कि अतीत में हमारे किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम हिंदुस्तान की इज्जत नहीं बढ़ा रहे होते हैं। दरअसल पूरी डिप्लोमेसी जो है, भारत आज तो परमाणु शक्ति नहीं बना है ना, परमाणु शक्ति बनना एक बड़ा एक पॉइंट था,
एक बड़ी स्थिति थी। इससे पहले गुट निरपेक्ष देशों का नेता बनना एक बड़ी सिचुएशन थी। हम देखिए तिब्बत की सरकार को यहाँ हिमाचल प्रदेश से चला रहे थे, चाइना से आंख मिला रहे थे, वो भी एक सिचुएशन था। प्रेम कुमार जी, मेरे साथ स्क्रीन पर लाइए। प्रेम कुमार जी, हम मालदीव को आजाद करा रहे थे, वो भी हमारी स्थिति थी। जब जो एशियाई देशों में सार्क देशों का संगठन करना, संगठनकर्ता बने रहना, आज वो खत्म हो गया है, क्योंकि चाइना ने एक ऐसी पॉलिसी रखी है, एक OROP जो बनाया, एक अलग व्यापारिक मार्ग विकसित किया। हमारा व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया पाकिस्तान से संबंध खत्म होने के कारण, और ईरान में जो हम एयरपोर्ट बनाना चाहते थे उसमें बाधा आ गई। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिकूल भी हुई हैं। तो ये तो आलोचनात्मक, समीक्षात्मक इसकी आवश्यकता है समीक्षा करने की। किसी एक देश में पहुंच गए और वाह कर लिए, तो इससे ये डिप्लोमेसी नहीं है। मैं पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ विदेश नीति के स्तर पर, ऐसा मैंने कहा क्या? कोई भी सरकार देश के लिए और बहुत सारे हालात के लिए ही होती है। जो अनुकूल है उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दीजिए। है, बिल्कुल है। नहीं, कोई कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं एक इंडिविजुअल तारीफ। सर, कोई लीडर ही बता दीजिए जो मॉस्को में भी खड़ा हो जाए, कीव में भी जाके खड़ा हो जाए, वो भी एक महीने के अंदर। मैं कह रहा हूं जुलाई में मॉस्को और अगस्त में कीव, कोई एक लीडर ही बता दीजिए। चलिए, वर्ल्ड में तो हमसे भी बहुत पावरफुल मुल्क है। पूरी दुनिया से लड़ करके, आप समझिए, पूरी दुनिया से लड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, हम पर सैंक्शन लगे थे। वो क्या कम साहसिक कदम था? तो उसकी कौन आलोचना कर रहा है? भुला देंगे आप? उसकी कौन आलोचना कर रहा है? हाँ, तो आप जब कर रहे हैं ना, जब हम कहते हैं इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने हम अपने देश की आलोचना कर रहे हैं, अपनी सरकार की मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार जी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, क्या जो बाइडेन ऐसा कर सकते हैं? क्या वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर है ना वो? जो बाइडेन पार्टी है भाई, वो यूक्रेन के फेवर में खड़े हैं, वो कैसे कर सकते? वो पार्टी हैं। तो फिर इसमें लीडरशिप क्वालिटी तो है ना, फिर आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये तो हिंदुस्तान की लीडरशिप क्वालिटी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? जबरदस्ती। सर, आप जब किसी की मदद करेंगे, लंबे समय से बना है, आजादी के बाद से हमने इस स्थिति को बनाया है। तीसरी दुनिया का नेता बना भारत, चुके 2 पक्ष में USSR अमेरिका के समांतर हमने एक पोजीशन ली जी, हमने एक पोजीशन ली जी। एक दिन की पॉलिसी नहीं है जी। मैं चाहूंगा सुशील सिंघल जी इस पर जवाब दे, उसके बाद मैं के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। सुशील सिंघल जी, अब बात जो है ये है कि ये कहना कि जो है ये पहले से हमने भारत ने स्थिति पैदा की और ये पॉलिसी है, काफ़ी हद तक ये सही बात है कि भारत का अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं होती है, पार्टी स्पेसिफिक नहीं होती है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले 10-12 साल में जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को फोकस किया गया है और हमने रिलेशंस को बढ़ाया है, जैसे एग्जाम्पल यही है कि जो ये 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में हमारे जो नई सरकार जो आई, उन्होंने ये फैसला लिया कि दुनिया के सारे देशों को वो उनके एक मंत्री कम से कम विजिट करेंगे, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। सिमिलरली जो अभी ऑस्ट्रिया प्रधानमंत्री हमारे जो ऑस्ट्रिया गए 40 साल के बाद में हमारे प्रधानमंत्री की विजिट हुई, और जो पोलैंड हम आए हैं ये 45 साल के बाद विजिट हो रही है, और यूक्रेन जो आए हैं प्रधानमंत्री हमारे, वो 30 साल के बाद हुई है। तो क्लियरली हमारी कहीं फोकस में कहीं कमी थी, जिसकी जो अब पूरा किया जा रहा है। तो इस सरकार ने जो ये फैसला लिया है या जो फॉरेन पॉलिसी को फोकस में लाए हैं, जो कि दुनिया के अब जो है हमारा लोहा मान रही है एक तरीके से, तो उसमें जो करंट सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो कि सत्यता है। तो जहां तक इस अब यूक्रेन और रशिया की बात है, उसमें जो है हमारा जो जैसा भी कहा जा रहा था कि जो बाइडेन के बारे में बोला गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी कोशिश की, टर्की ने भी कोशिश की, जो कि एक पार्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए इसमें। तो भारत को उनके साथ में कंपेयर करना थोड़ा सा अलग होगा। हमारा जो स्तर है
वो थोड़ा अलग है। और यूएसए ने भी हमारे को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दी है। और जब ये ऑयल का जो मसला चला, जिसके लिए बहुत हल्ला गल्ला हुआ, अल्टीमेटली सबने एक्सेप्ट किया कि इकोनॉमिक जियो इकोनॉमी जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इंडिया जो एक्शन ले रहा है वो बहुत आवश्यक है, अदरवाइज पूरी जियो इकोनॉमी विल गो फॉर ए 6। प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन उसके बाद सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। जी प्रेम कुमार जी, जल्दी से। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूं कि हिंदुस्तान की सरकार अपनी पॉलिसी के तहत एक प्रभावी भूमिका बनाने में कामयाब हो। शुभकामना भी रखता हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो शांति है वो दुनिया की आवश्यकता है। लेकिन ये याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब रूस गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो रूस ने यूक्रेन पर वहां के अस्पताल पर हमला किया था। इस बात को भी मत भूलिए। इसलिए ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। ये परिस्थिति बन रही है। आपको विरोध करना है, मतलब आप विरोध करेंगे, कीजिए, मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी गए और मोदी जी के जाने के बाद रूस ने अटैक कर दिया। नहीं, आप कह रहे मोदी जी गए और मोदी जी के जाने के बाद रूस ने अटैक कर दिया। पैनल में तमाम लोग हैं। नहीं, मैं उससे घटना से डिनाई नहीं कर रहा हूं। तमाम लोग हैं। ये आप मोदी जी के दौरे से उस अटैक को कैसे जोड़ सकते हैं? भारत कभी किसी पर हमला करने के पक्ष में नहीं रहता और कभी भी किसी का जमीन हथियाने के पक्ष में नहीं रहता जी। लेकिन ये प्रतिष्ठा करना जो सम्मान की बात होती है ना, हम शांति की बात करने के लिए हम गए और हमारे सामने ही हमारी मौजूदगी में ही अटैक कर दिया जाता है। तो ये वहां कहीं ना कहीं प्रयास को वो धूमिल करने का एक मैसेज देने की कोशिश होती है। वो मैं इसे सिन्हा सर का रिएक्शन चाहूंगा। सिन्हा सर। देखिए विवेक जी, ये बहुत मेरे को तो लगता है कि बहुत डिफरेंट बात जो हो रही है, डिबेट कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं। देखिए विवेक, समझने की चेष्टा करें। ये कहना कि वहाँ गए मोदी साहब और रशिया ने, ये तो एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ कि वहाँ का, वो तो रशिया का ये कहना है कि उनके खुद मिसाइल्स आए थे, जो पैट्रियट मिसाइल फायर कर रहे थे, वो गिरा था और वहाँ पर हुआ, वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। हमने यहाँ पर एक इंचिट दे दिया कि रशिया ने अटैक कर दिया। दूसरा कि क्या, किस कारण से वहाँ पर वो हुआ था बम्बार्डमेंट, क्यों, किस लिए हुआ था, वो भी नहीं बात करते हैं। तो इस तरह से जो छोटी बातें ना, ये अच्छी नहीं लगती सोशल मीडिया में, या इतने बड़े पत्रकार है या ऐसी बातें करें। देखिए आज की बात क्या है, आप इसको हाईजैक नहीं, ये ऐतिहासिक है, इसको आपको मानने में क्या, हमें क्या इसके, आप किसी भी वॉर में आप बता दीजिए, कोई लीडर गया है जब वॉर चल रही हो, उस कंट्री, कीव इज अंडर अटैक, उसमें आपको जाना, भारत के लीडर की बात करता हूं, भले बहुत लोग आए हों, नेटो के मेंबर्स आए हों, मगर वो एक तरफा है। आज बात विवेक ये है, विवेक जी ये समझने की चेष्टा कीजिए, और पैनल में भी थोड़ा सा मैं समझाने की चेष्टा करूंगा कि हमारे अचीवमेंट्स को, हमारे, किसी ने कह दिया कि यूएस ने हमें प्रदान कर दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अरे कोई देश प्रदान करता है आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? ये हम खुद लेते हैं। जब हमारे ऊपर तो अमेरिका ये कहता था कि जो बाइडेन का स्टेटमेंट है बिगनिंग ऑफ द वॉर इन 2022 में और 2023 में कि आप, यू आर फम्बलिंग, आप एक खेमा ज्वाइन कीजिए। हमने कहा नहीं, हम खेमा नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम कर रहे हैं, ये बातचीत नहीं है, ये जमीन पे करने की। हम वहां से तेल लेते हैं, हम यूक्रेन में आज जाते हैं तो 4 एग्रीमेंट हम करके आ रहे हैं वहां से, मानवीयता के ऊपर में है, ड्रग है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, कल्चरल टाई। तो आप उन चीजों को कर रहे हैं इस वॉर के दौरान। अब इंटेंस फाइटिंग चल रही है कुर्स्क में, और आप जैसे मोदी जी साहब निकलेंगे, आप देखिएगा एक रिटेलिएशन आएगा। तो कोई कहेगा कि नहीं मोदी साहब निकले तो वहां वॉर आ गया, एक रिटेलिएशन है ना। कल उनका इंडिपेंडेंस डे है और कुर्स्क का रिट्रीब्यूशन आना है, तो इसका रिट्रीब्यूशन, देखिए ये लड़ाइयों की अपनी चीजें हैं, डिप्लोमेसी ये अलग चलता है। जब पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स फेल होता है, जब डिप्लोमेसी फेल होती है, तब वॉर होता है, वो एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हम लोग ये कह देते हैं कि दूसरा, जब वॉर खत्म होता है या खत्म कराया जाता है, तो वहां से फिर से डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स चलती है। तो ये एक्सटेंशंस हैं, दीज आर द स्टेट क्राफ्ट, और इसको समझने की चेष्टा होनी चाहिए, ना कि ये कह देना कि हमने ये किया वो किया। आज की बात करें ना, हम तो, भारत पूरे विश्व का गुरु होता था एक जमाने में, तो हम उसको कह लें कि आज गुरु बना हुआ, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी आज के परिस्थिति को छोटा या बड़ा नहीं आंक सकते पीछे के पैमाने से लेकर के।
कि हमने वहां वो हो गया, हमने ये कर दिया, वो ऐसे थे। आज क्या है, आज की गरिमा हमें भारत, देखिए लड़ाई के दौरान से 18,000 स्टूडेंट को निकालना आसान नहीं है। मैं 40 साल किया हूं और बाहर में भी रहा हूं और बाहर की यूएन फोर्सेस को भी कमांड किया है। यह आसान नहीं है। यह लड़ाई के दौरान दो वॉर के बीच में ये नेतृत्व का कमाल होता है कि आप अपने स्टूडेंट को, और ये 2022 में हुआ था ये जी, तो उसको आप छोटा आंक देना कि नहीं ये खत्म हो गया। ऑपरेशन गंगा की बात कर रहा हूं मैं जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया की लीडरशिप है, ये भारत का कमाल है। मैं इसमें प्रोफेसर सौरभ मालवीय का जवाब चाहूंगा। मैं सिन्हा सर आपके पास वापस लौट रहा हूं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय। देखिए विवेक जी, इसमें दो बातें बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि विश्व मंच पर एक वैश्विक लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बनाने में सफल हुए हैं। यूक्रेन रूस के हमले पर, रूस के द्वारा यूक्रेन पर जब लगातार वार के हो रहे थे, तो पहली बार विश्व मंच पर, विश्व पटल पर स्वयं बात करने वाले मोदी हैं। पुतिन को पिछले 2 वर्षों में लगातार मोदी बात कर रहे हैं और दूसरा काम, एक बात कर रहा है और दूसरा समना उसी के बराबर वहां बाकी जो मानवता का आधार है, उस आधार पर यूक्रेन को रसद, खाद्य सामग्री, तमाम चीजों का सहयोग करना और भिजवाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये कोई भी प्रधानमंत्री कर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में, इस तरह के विश्व इतिहास में अन्य देशों के भी राजनेता जाके बात किए हो और इस तरह उनकी भूमिका को मान लिया गया हो, सुन लिया गया हो। तो कहीं ना कहीं मोदी ने भारत की स्मिता को ऊपर किया है और स्वयं को एक वैश्विक लीडर के रूप में ये स्थापित करने में उनका लगातार प्रयास रहा जी। और ये भी तो हो सकता था कि भाई अगर आप यूक्रेन को दरकिनार भी कर सकते हैं अगर रूस से आपको फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी है, लेकिन ये तो लीडरशिप क्वालिटी है ना। साहस है, यही लीडरशिप होता है विवेक जी। यही प्रेम जी को, और बाकी तो बड़े अच्छी बातें आ रही हैं और सारे लोग अनुभवी लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं, तो इस बात को रख ही रहे हैं। भारत के लिए आज पहले विश्व बाजार में, यानी हम बाजार शब्द जब यूज करेंगे और विश्व मंच शब्द यूज करेंगे, दो तरह से देखें तो विश्व बाजार में भारत एक कमजोर और दबा हुआ गरीब देश था। आज वही भारत विश्व मंच पर खड़ा उभरता एक सशक्त भारत। उससे भी बड़ी बात सर मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आप देखेंगे तो रूस और यूक्रेन की दुश्मनी तो सांप नेवले वाली है। बिल्कुल। और अगर रशिया भारत का अच्छा फ्रेंड है तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती कितनी अच्छी होगी, या भारत और रूस की दोस्ती कितनी अच्छी होगी कि वो कीव भी जा रहे हैं, जेलेंस्की के साथ भी खड़े हो रहे हैं। एट द सेम टाइम 9 जुलाई को प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऐसे में भारत को सुनना, इसका मतलब कि भारत ने अपनी गौरव गाथा को मजबूत किया है वहां। जी प्रेम कुमार जी आपका रिएक्शन चाहोगे उसका? सोई सर आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी देखिए, जो बातचीत हो रही है, बातचीत का पूरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान का विश्व पटल पर जो दखल है वो दखल उचित परिप्रेक्ष्य में है और होना चाहिए, तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। तो मगर कोई इसमें बस बात इतनी सी जो तो होती है कि ये हिंदुस्तान का दखल है। जब संशय नहीं है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहिए, बात इतनी सी है और क्या है। प्रधानमंत्री को तो दिया ही जाएगा, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को हमेशा दिया जाएगा। मैं तो तो इंडिविजुअलिज्म के बारे में बोल रहा हूं कि ये बोलना कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा, इसके पहले भी भारत था, इसके पहले भी भारत था। नहीं, सब लोग ये ध्वनि आ रही है, आप लोग कबूल करिए कि ये ध्वनि नहीं आनी चाहिए। बात आपसे ये कहना है इसमें कि यदि यह सफल है, इस श्रेय उनको जाता है, इसका मतलब हमारी विदेश नीति सफल है उनके नेतृत्व में। हाँ, सफलता का कुछ निश्चित रूप से कुछ प्रतिफल आएगा, हम उसको इतिहास याद रखेगा, लेकिन हम हमेशा सतर्क रहें कि अपनी वर्तमान प्रधानमंत्री की सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा। हम हमेशा जो ये ध्वनि जो निकलती है ना कि आज जो हुआ इससे पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का योगदान उस समय की फिर तो टेक्स्ट बुक नॉलेज की बात हो जाएगी, रखना पड़ेगा। तो जी प्रेम कुमार तो वो जरूरी है कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अपना ठहराएं, उनके योगदान को नजरअंदाज ना करें।
प्रेम कुमार साहब एक मिनट, विवेक जी सर, जी सर। मैं प्रेम कुमार साहब को समझाने की चेष्टा करता हूँ। प्रेम कुमार साहब, किसने बता दिया, किसने बोला, ये आप शुरू कर रहे हैं डिबेट ना, कि ये पुरानी बातें, नई बातें। आज का ये कह दें कि आज हमें गोल्ड मेडल आ गया तीरंदाजी में मान लीजिए, और फिर वो कह दें कि हाँ ये तो पहले भी आता था, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत मैच जीत जाता है तो कह दीजिए कि नहीं पहले भी जीतता था। ऐसे नहीं होता साहब, समझने की चेष्टा कीजिए। आज की नजाकत है, आज वर्तमान में जिए ना। पहले क्या था मैंने यही बताया, भारत बहुत बड़ी सोने की चिड़िया थी। ऐसा नहीं होता भाई साहब। देखिए प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे कर विनती हमारी प्रार्थनाएं हैं कि आज के उभरते हुए भारत के लिए जो स्ट्रेंथ दिखती है उसको कम आंकने की चेष्टा करें। आप क्वेश्चन करें, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज ही प्रधानमंत्री ने एक बच्ची की डॉल, जो आप कह रहे हैं ना, वो उन्होंने वहां के मेमोरियल में चढ़ाया है। तो रशिया कहे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कह दिया कि वहां के हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ था रशिया ने क्या, क्योंकि स्टैब्लिश हुआ नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने, ये बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि रशिया भी कह सकता है ना, एक डॉल, एक बच्चे की अपनी संवेदनाएं वहां चढ़ाई हैं। और वो है सेम जो आप बात कर रहे थे कि जब वो प्रधानमंत्री वहां थे तो वहां पर अटैक आ गया बच्चों के हॉस्पिटल में। तो बात ये है। और देखिए चैनलों में हम जब बात करते हैं बहुत लोग सुनते हैं आपको, उससे प्रभावित होते हैं, तो खेमे में क्यों बांटते हैं देश को। देश आज अच्छे स्थिति में है और हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में चल रहे हैं 2.5 साल से। सेम चीज हमारा वेस्ट एशिया में जो चल रहा है वहां पर भी हमारा अप्रोच है। आतंकवादी हमला होता है तो हम कहते हैं खराब है, फिलिस्तीनियों के ऊपर कुछ होता है तो हम कहते हैं, और यही है सच्चाई। जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा लीडर होता है, उसकी सब जगह पूछ होती है। जी ठीक है, लेकिन फॉल बैक करते हैं उसके ऊपर। इसका इंपैक्ट क्या होगा सोई सर, इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रधानमंत्री के दौरे का इंपैक्ट क्या होगा, क्या युद्ध विराम जैसी स्थिति आएगी? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है जी, तो माहौल थोड़ा और ज्यादा टेंस हो गया है, खासतौर से जो कुर्फ ऑफेंसिव हुआ है उसके बाद से रशिया ने बदला लेने की बात की है। और उन्होंने नेचुरली रशिया के ऊपर ये 1941 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई रशिया की सीमा के अंदर घुसा है। तो रशिया की साख पर चोट बहुत पड़ी है और कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूर। वो समय देख रहे हैं कब कहाँ कैसे करें। उनकी चाइना से बात हुई और चेचेनिया गए, वहां इमरान काजी रोल से बात हुई, तो ये सब बातें चल रही हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि भारत एक पुल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, कुछ अपने एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आज नहीं तो कल भी कुछ बात होगी तो तभी भी दोनों देश में भारत के जिस प्रकार से संबंध है, दोस्ती है, वहां पर भारत एक कभी भी काम कर रहा है। हो सकता है अभी इसका असर ना हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में सोचे और 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद शायद इस बात का जो फैसला हो, इन बातों का असर होगा, क्योंकि एक ये पॉजिटिव बात की जा रही है। दूसरी बात मैं विवेक जी कहना चाहूंगा कि आप भारत के जो संबंध है, यूक्रेन की विजिट को एक शांति एक बात है, इसके अलावा जो वहां पर यूक्रेन को जो जरूरत है आज की तारीख में, को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उनको एक एजुकेशन फील्ड में है, रिकंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, वहां सब भी भारत उनकी मदद में काफी मदद कर सकता है, जिसकी भारत में क्षमता है। तो एक तो ये बात होगी कि शांति की बात होगी, दूसरा यूक्रेन के साथ जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, यानी कि उनके साथ संबंध जोड़ने वाली बात है। पहली बार प्रधानमंत्री गए, उनकी आजादी के बाद भारत से कोई पहली बार प्रधानमंत्री वहां गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक आउटरीच भी एक एंगल है जहां पर हमको मदद करेंगे अलग अलग क्षेत्रों, जो अनगिनत क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हम मदद कर सकते हैं। और यूक्रेन की जब युद्ध शांति होती है तो हमारे डिफेंस के भी उनके साथ डील हो सकती है, कई चीजों में वो हमारी भी मदद कर सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी जबरदस्त हो सकती है। तो विवेक जी, शांति एक एंगल बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों पक्षों का विश्वास है भारत के ऊपर, और दूसरी बात ये भारत का उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे। विवेक जी, मैं सिंघल साहब के साथ पास आ रहा हूं, उसके बाद सिन्हा सर और प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा। सिंघल सर, सबसे बड़ा सवाल यही है आज की तारीख में, भारत की भूमिका इस वॉर में। पूरी दुनिया भारत की तरफ सिर्फ इसलिए देख रही है क्योंकि भारत यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विवेक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी बन गई है कि अल्टीमेटली इसका कोई युद्ध विराम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वार जो है, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सब देश कह रहे हैं,
कि वार इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट्स ऑल डिप्लोमेसी। और जो है डिप्लोमेसी इज द ओनली आंसर। बातचीत के जरिए ही समस्या का हल हो सकता है। और भारत आज उस स्थिति में है कि वो एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि भारत ने ऑफ कोर्स, अब जो पीछे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ऑब्वियस रीजन से, कि हम एक पोस्ट ऑफिस की तरह भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये लेकिन एक ये बहुत बड़ा इंडिकेशन भी है कि कोई डिस्कशन इसके युद्ध विराम के बारे में कोई ना कोई बात की जाएगी। और जैसा कि सूरी साहब ने कहा कि ये जो विजिट है ये केवल एक युद्ध विराम के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करने के लिए भी है, जो कि हमारी स्लाइटली फोकस से निकलता जा रहा है ये बात। लेकिन बात यह है कि भारत और यूक्रेन की जो कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। हम जो है आर्मामेंट के मामले में भी वो इंजन वगैरह हमें सप्लाई करते हैं टैंक्स के लिए, और जो यूक्रेन को जो है काफी जरूरत भी है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उन्होंने हमारे साथ में कुछ लिस्ट भी भेजी हुई हैं जिसकी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आई एम श्योर उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है होगा और कुछ एग्रीमेंट जरूर साइन हो रहे होंगे, जो कि अभी जो जनता के सामने नहीं आए हैं, पब्लिक में नहीं आए हैं। तो ओवरऑल जो है ये इसमें जो है भारत का जो एक रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। और किस तरह से हम इसको प्ले कर पाएंगे वो फ्यूचर ही बता पाएगा। इमीडिएटली तो खैर कितनी कठिन समस्या है कि इसका हल जो है निकलने में समय लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा जो है रूसी स्टेप लिया गया है। रूसी मीडिया में बड़े पॉजिटिवली लिया जा रहा है इस चीज को, ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि रूसी मीडिया ये लिख रहा है, जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं या पढ़ पा रहा हूं, कि प्रधानमंत्री मोदी एक संदेशवाहक की तरह जा रहे हैं। और यह भी लिखा जा रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने जेलेंस्की से किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। ऐसे में शांति समझौतों में पीएम मोदी की भूमिका बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है। तो रूसी मीडिया पर भी नजर है, यूक्रेन की मीडिया पर भी हमारी नजर है, और दोनों तरफ से इस दौरे को बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। सिंघल सर, तो आप बिल्कुल अब वो जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो मेरे सवाल है। सिन्हा सर मैं आ रहा हूं, सिंघल सर को पूरा कर लीजिए। सिंघल सर जी 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 मैं यही बात आपने मेरी बात जो मैं कह रहा था वही बात आप कह रहे हैं कि जो है इसमें कोई ना कोई, क्योंकि हम डाउन जो होता है कि उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं, तो जब उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ी समस्या हो जाती है डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में। तो हम उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ जिस तरह के संकेत दिए गए हैं, जरूर कोई ना कोई गहरी बात है जो कि डिस्कस हो रही है वहां पे। दिस व्हाट आई वांट। सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिन्हा सर देखिए विवेक जी, जब प्रधानमंत्री यहां है तो रक्षा मंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। मसला क्या है? नाटो का एक्सपेंशन, रशिया का तो यही कंसर्न है कि नाटो का एक्सपेंशन ना हो, मगर वो नाटो का एक्सपेंशन होता रहा। अभी तो फिनलैंड में भी एक ब्रिगेड डिप्लॉय कर दिया, जर्मन का एक लिथुआनिया में डिप्लॉय हो गया। तो जो समस्या थी बैटल शुरू होने से पहले, वो तो है ही है। उसके अलावा भी ये कहते हैं कि नहीं, अब नाटो यूक्रेन में भी आ जाएगा। नाटो तो इनडायरेक्टली तो लड़ ही रहा है ना। तो समस्या क्या थी? कोई समझना नहीं चाहता कि रूस की अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है, पुतिन की। कोई कहता है पुतिन ये हैं, उन्होंने कर दिया उसके ऊपर अटैक, वो तानाशाह है इसलिए कर दिया। ऐसा नहीं है। जो ग्लोबल कंसर्न था तो वो दोनों को यही समझाते हैं, और यही चीजें अमेरिका को भी समझाया जाता है कि देखिए, और शायद ये जो नवंबर के इलेक्शंस के बाद आप चीजों को परिस्थितियां बदलती हुई देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मार्च 2025 के आसपास ये कहीं ना कहीं ये चीजों की होगी, और उस समय जो पीस कॉर्ड आएगा या पीस समझौता आएगा, भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये सारा नवंबर के इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके पहले ये लोग कर रहे हैं, और वो जियोपॉलिटिक्स है, ये कोई जियो स्ट्रेटेजिक लड़ाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि रशिया को हम जीतने ही नहीं दे। ये तो अमेरिका का स्टैंड है आज के दिन में कि रशिया को हम जीतने नहीं दिया जा सकता। जमीन के ऊपर में 18% कब्जा है ना, क्रुक्स के ऊपर में उन्होंने गैम्बलिंग किया है, वो गैम्बलिंग रहेगा। तो यदि हम डीपली जाएं, हम ये कहेंगे डिप्लोमेसी, आप ये कहिए कि रशिया को आप कहेंगे 18% जमीन छोड़ दे, वो छोड़ देगा। ये सब चीजें पेपरों में अच्छी लगती हैं,
मगर सच्चाई रियलिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ रियलिटी, क्योंकि डॉनबास वो कहता है मेरा हिस्सा है, क्रीमिया उसका हिस्सा था हिस्टोरिकली, वो क्रिश्चियन ने दे दिया था इनको, और यूक्रेन भी उसका हिस्सा था। नहीं, लेकिन इस देश में सिन्हा सर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन इस देश में एक और चर्चा चल रही है, वो ये कि क्या रूस की दोस्ती की कीमत पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन के दौरे पर हैं, क्या इस पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, और अगर इंपैक्ट हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अरे विवेक साहब ये बताइए आपको कि प्रधानमंत्री 9 जुलाई 6 वीक पहले गए थे, उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है वहां पर, उसके अलावा बहुत सारे समझौते, आप स्ट्रेटेजिक समझौते हुए हैं, ये केवल नहीं व्यापार के अलावा, पहले तो हम डिफेंस में थे ना केवल, इसी दौरान 2.5 साल के अंदर में हमारे इकोनॉमिक संबंध, आपका एक कॉरिडोर बन रहा है चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक, कोई उसकी बात नहीं करता, उसके ऊपर साइन हुआ है रशिया के साथ। तो रशिया का काम हमने ये कब किसी ने किया था क्या? एक बड़ा है इंडो पैसिफिक में ये जो कॉरिडोर जो अभी कोई कह रहा था सी पैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सी पैक को काट है, और आप कहते हैं कि वो रशिया भी एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के अंदर काम करता है। पुतिन साहब मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, भले आपको लगे कि वो चाइना के साथ जुड़ रहा, वो परिस्थितियां आज के दिन है, मगर उनका जो विचार है वो मल्टीपोलर, भारत सोचता है मल्टीपोलर, हम किसी के पिकलग्गू नहीं हो सकते। जी, मैं इस पर प्रेम कुमार जी का रिएक्शन चाहूंगा, सर मैं आ रहा हूं, को समझाया जा रहा है जी, ठीक है, आप नहीं पिकलग्गू हो सकते। इस सवाल पर प्रेम कुमार जी का रिएक्शन चाहेंगे। प्रेम कुमार जी, देखिए बात सही कही जा रही है कि जो इंडिया की पॉलिसी है इंडिपेंडेंट है और बैलेंस करने की रही है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए चाइना की परवाह किए बिना जापान से दोस्ती रखना, दक्षिण कोरिया से दोस्ती रखना, उसी तरह से यूक्रेन के साथ में संबंध बनाए रखना और रसिया से भी बनाए रखना, क्योंकि रसिया और चाइना की नज़दीकी और पैरेलल में अमेरिका और नाटो है, भारत को बीच में बैलेंसिंग भी करनी है, अपनी पोजीशन भी, चूँकि हमारा बॉर्डर चाइना से मिलता है, तो उस समय भी हमें विश्व से समर्थन की आवश्यकता होती है, होगी, तो ऐसे में बैलेंस करना ये इंडिया की पॉलिसी रही है। तो आज जो दौरा है इसका प्रतिफल आज हमें दिखे न दिखे, लेकिन आने वाले समय में दिखेगा। ये सतत पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, इसको हम इसी रूप में देखते हैं। जी नहीं, लेकिन ये जो बात की जा रही है कि रूस और चाइना जिस तरह से करीब आए हैं, प्रेम कुमार जी, हमारी चिंता जो है चाइना और पाकिस्तान करीब आए वो ज्यादा चिंता हो गई, हमें दो मोर्चे पर लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई, ये हमारे लिए चिंताजनक है। तो ये पहले हमारी सरकार बैलेंस करती थी पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इस बार हमारी आलोचना वर्तमान रिजीम से यही है कि इनकी ऐसी पॉलिसी रही कि इन्होंने चाइना पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब ला दिया, जो पहले नहीं हुआ करता था, ये हमारी आलोचना रहती है। जी नहीं सर, तो वो तो साफ सी बात है ना, पाकिस्तान को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है चाइना, और चाइना इतना अमीर है कि पाकिस्तान को वो जिंदगी भर बिठा के खिला सकता है, और पाकिस्तान नेचुरल जो है वो भारत का दुश्मन है डे 1 से। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं कर पाता था ना, नहीं क्यों नहीं कर पाता था? नई बात है, इतने बार अटैक हुए सर, क्या बात करें सर? कर पाता था चाइना पाकिस्तान इस तरह से सर, चाइना ने 62 में अटैक किया, आज कर पाया है, और भारत ने हमेशा बैलेंस किया था पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, चाहे बीच में यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के साथ में बैलेंस करते हुए, ये कूटनीति थी हमारी, तो वो भी है। नहीं, वो कूटनीति तो वो भी थी जब पाकिस्तान 3 बार अटैक कर चुका था आप पर, चाइना 1 बार अटैक कर चुका आप पर, वो भी तो कूटनीति थी सर, तब कहां क्या बैलेंस हो रहा था? तो पाकिस्तान ने अटैक किया तो आप क्या मानते हैं, भारत ने जवाब नहीं दिया क्या? चाइना ने अटैक किया तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सी कूटनीति है क्या? मैं पूछ रहा हूँ प्रेम कुमार जी कौन सी कूटनीति थी? नहीं प्रेम कुमार जी ये बताएं मुझे, प्रेम कुमार जी के सिन्हा सर आपसे कुछ, के सिन्हा सर प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखे, के सिन्हा सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, आपने कहा ये बताइए 62 में तो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर लिया, हमारी एक्साइज चिन्ह ले ली, आप पिछले गवर्नमेंट की ऐसे बात कर, सस्काम वैली 1963 एक साल बाद पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और आप कहते हैं कि हम तो बैलेंस कर रहे थे। आप तो कह रहे हैं ना, बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम बैलेंसिंग कर रहे थे,
65। देखिए साहब, प्रेम कुमार साहब, देखिए ऐसा है ना, हम कुछ बैलेंस डिबेट करें तब तो आप इसका जवाब देंगे मुझे। 62 में उन्होंने हमारी धरती हथियार ली, पूरा साइचिन खींच लिया, और 63 में पाकिस्तान ने सस्काम वैली, उतना ही हिस्सा है, उतना ही 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो उसने चाइना को दे दिया, जिससे वो सीपैक बनाया है। अब बताइए क्या बैलेंसिंग कर रहा था कोई? देखिए 62 की लड़ाई हम हारे थे, ये निश्चित है। सच्चाई ये तो सबके सामने है कि हम हमारी हार हुई 63 की बात करें ना, पाकिस्तान 63 की बात करें ना। नहीं, उसके बाद देखिए 71 में भी लड़ाई हुई। अरे साहब, आप 71 को, ठीक है, आप जो पॉइंट कह रहे हैं हम उसको खारिज नहीं करते, लेकिन आज पाकिस्तान और चाइना मिल करके हमारा शत्रु बना हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। अरे साहब, उस समय भी था, जब से देश बना है उस समय से है। ये 2.5 फ्रंट, ये 2.5 फ्रंट कोई बात नहीं करता था, या बात खुल करके होती है। हम ये कहते थे कि चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, ये बैलेंसिंग है क्या? नहीं, उसके बाद हमेशा बाइलेटरल समझौते हुए और हमेशा बैलेंस रहा दोनों बाइलेटरल हुए। साथ भारत चीन तो आज भी व्यापार में है, और पाकिस्तान के साथ भी रहा। उन सब बातों को भुला मत दीजिए मेरे भाई। तिब्बत तो वाजपेयी जी के समय में तिब्बत को मान्यता दी गई है ना, ये भी समझ लीजिए। अरे मेरे भाई, आप ना ये इन डिबेटों में ना पढ़ें। क्यों इन चीजों में आप पढ़ते हैं? बात ये समझ के चलिए कि हमारे से गलतियां हुई हैं, अच्छाई हुई हैं। वो अच्छाइयों के आप क्यों आज के दिन को, छोटे बड़े अचीवमेंट को कम आंकना चाहते हैं? एक लंबी लाइन खींची गई है, हम कहाँ दूसरी लाइन से मिलाना चाहते हैं आप? हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं आज के दिन में? डिबेट हम कह रहे हैं हमारी पॉलिसी जो है, हमारी पॉलिसी एक दिन की नहीं है। हमारी पॉलिसी तीसरे वर्ल्ड के लीडरशिप के तौर पर रही है। बैलेंस हम करते रहे हैं। सस्काम वैली देने की पॉलिसी थी क्या आपकी? बाद में सस्काम वैली दे दीजिए, और आज भी हम सस्काम वैली दे दीजिए। आज भी हम उस पोजीशन में हैं। 71 की लड़ाई हम जीते हुए लड़ाई को 73 लोगों को भेज दीजिए। टाइम लिमिट है, देखिए टाइम लिमिट है, लेकिन आप कह रहे हैं लंबी लकीर खींची गई है। प्रोफेसर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सोई साहब, इसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, प्रेम कुमार जी का कहना है कि आजादी के बाद 78 सालों से जो पॉलिसी बनी उसका प्रतिफल है ये भारत की आज की इमेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम जी। आजादी के बाद भारत ने जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का ही प्रतिफल है कि दुनिया भर के सभी देश विकसित देश हो गए। आज भी भारत विकासशील देश है। बिल्कुल सही बात प्रेम जी कह रहे हैं कि उसी के बल पर हम विश्व मंच पर कमजोर आके जाते थे, हमारे सोने गिरवी रखे जाते थे। आज हम दुनिया भर के देशों के मदद कर रहे हैं, खड़ा है, और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और एक बड़ी अर्थ शक्ति के रूप में, एक बड़ी शक्तिशाली आर्थिक तंत्र के रूप में भारत आज विश्व बाजार में देखते हैं इसका प्रतिफल क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। सोई सर से एक फाइनल रिमार्क चाहूंगा जल्दी से, 10 सेकंड में। सोई सर, क्या आउटकम देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए सबसे बड़ा तो ये कि दोनों देशों का विश्वास है भारत के ऊपर। इस समय में शायद जैसा सुशील सिंघल जी कहते हैं कि इमीडिएट ना, लेकिन एक रास्ता खोल रहे हैं हम लोग, एक रास्ता बना रहे हैं और एक रास्ता दिखा रहे हैं दोनों देशों को कि आप शांति ही बातचीत हल है, लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। ये बात एक बार नहीं अनेकों बार है, और यही बात ये निकल के आएगी। आप देखते रहिए, आज नहीं तो कल जरूर आएगी। और ये जो इसका प्रयत्न है आज अगर पूरी दुनिया में कोई कर रहा है शांति का, वो सिर्फ भारत कर रहा है। प्रेम कुमार जी, सोई सर, सिन्हा सर, सिंगल सर और सौरभ सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जेलेंस्की है, एक तरफ पुतिन है, और दोनों के साथ एक शख्स जो खड़ा है वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की शख्सियत, लीडरशिप और भारत की विदेश नीति का जलवा आप इसे कह सकते हैं। शायद दुनिया का कोई दूसरा लीडर ऐसा कर पाए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।